वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग इस इंडियन पॉलिटी के सफ़र के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहां से निश्चित तौर पे एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय कहा जाता है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। लगभग हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर कर ली थी इस इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत। जैसा कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो उसमें एक चीज़ तो देखा गया कि काफ़ी जो है प्रश्न डीप में पूछे जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के। तो हम लोग इस सारी चीज़ को हम लोग कवर कर लेंगे। जितने सारे डीप पार्ट हैं हम लोग इसको कवर करेंगे और एक एक चीज़ हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस सुप्रीम कोर्ट को। सबसे पहले कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय कहते हैं, भारत का यदि सबसे ऊपरी सदन है। सदन का यह तो पार्ट है नहीं, यह एक स्वतंत्र बॉडी है। सदन पर नियंत्रण करता है, संविधान के हर एक जो दुरुपयोग करने वाले हैं उन पर नियंत्रण करता है। इसे भारत के संविधान का संरक्षक कहते हैं। तो सबसे ऊपरी न्यायालय होता है भारत के संविधान का। तो सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा देश में कोई न्यायालय है नहीं, इसी कारण इसे उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। सबसे पहले भारतीय संघ की सर्वोच्च न्यायालय पालिका जो है वह सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संघ की सर्वोच्च न्यायपालिका कौन सी न्यायालय है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। जो भारत है उस संघ की यदि कोई न्यायपालिका है जो सबसे ऊपरी सीमा पर है तो वह सुप्रीम कोर्ट है। याद रखेंगे, इससे बड़ा देश में कोई कोर्ट नहीं है। यह अंतिम विकल्प होता है। यदि समाधान नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट अंतिम विकल्प होता है। हम लोगों ने क्या देखा था कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, तो उसी एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में सर एलिसा इम्पे के नेतृत्व में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था। और ये पहले जो सर एलिसा इम्पे थे, ये पहले इसके चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश थे। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सबसे पहले कौन बने? तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई और सबसे पहले न्यायाधीश बने लॉर्ड एलिसा इम्पे। याद रखेंगे, लॉर्ड एलिसा इम्पे इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड एलिसा इम्पे। याद रखेंगे कि नेक्स्ट 7 जून को यूपीएससी के भी एग्ज़ाम प्रस्तावित है। तो सारी चीज़ें फैक्ट भी हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, एक एक चीज़ बारीकी से, एक एक चीज़ हम लोग पढ़ लेंगे। कोई भी चीज़ जो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत है, कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहेगा। सारा चीज़ का निचोड़ हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन जो जनरली हम लोग पढ़ रहे हैं, जो उसके नीचे का जो एग्ज़ाम है, तो यहाँ मोस्ट इनफ है। सारी चीज़ें आसानी से हम लोग कवर कर लेंगे। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो सर एलिजा इम्पे। कब बना था? तो कलकत्ता में बना था। याद रखेंगे, 1774 ईस्वी में। वह केवल बंगाल के मुकदमों को देखने के लिए ही बना था। जो बंगाल के बाहर के मुकदमे होते थे वही देखे जाते थे, जिन पर जो वादी और प्रतिवादी दोनों की सहमति होती थी। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 ईस्वी में दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मोरिस गेवियर थे। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि 1935 ईस्वी के जो भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की अधिकांश चीज़ें ली गई हैं। 1935 का जो भारत
शासन अधिनियम है, उसी का तो अधिकांश चीज़ है जो भारतीय संविधान में लिया गया है। ये चीज़ हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 ईस्वी में दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। याद रखेंगे, हम लोगों ने क्या देखा था कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1937 ईस्वी में। कहाँ पे? दिल्ली में। जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? मोरिस ग्वियर। जिसके तो जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोरिस ग्वियर। याद रखेंगे, 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, उसके मुख्य न्यायाधीश बने मोरिस ग्वियर। जो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय है, उसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। तो वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। तो यही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का डेट माना जाता है। सो शुरुआत तो हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, लेकिन वो अंग्रेज़ों ने बंगाल में केवल अपने अर्थात जो अंग्रेज़ों का जो न्याय पद्धति था वो खुद के लिए उन्होंने निर्माण किया था। लेकिन जो वास्तविक सर्वोच्च न्यायालय है, जो कि हमारा दिल्ली में है, इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुआ था। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है यह डेट, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो याद रखेंगे 28 जनवरी 1950 यह डेट है भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसकी स्थापना इम्पोर्टेंट है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो हरिलाल जे कनिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय है उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो हरिलाल जे कनिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो संघीय न्यायालय के चौथे और अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे, क्योंकि 28 जनवरी 1950 ईस्वी को संघीय न्यायालय बंद हो गया और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में उसी को परिवर्तित कर दिया गया। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो हरिलाल जे कनिया। याद रखेंगे, हरिलाल जे कनिया। और ये संघीय न्यायालय के चौथे और अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे, क्योंकि जब 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो 1937 के संघीय न्यायालय की स्थापना के बाद जो न्यायाधीश बने तो वही परिवर्तित कर दिया गया 28 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में। और उस समय जब संघीय न्यायालय को बदल दिया गया सर्वोच्च न्यायालय में, तो उस समय न्यायाधीश कौन थे? तो संघीय न्यायालय के वे चौथे न्यायाधीश थे, हरिलाल जे कनिया। ये संघीय न्यायालय के अंतिम न्यायाधीश थे और वे संघीय न्यायालय के चौथे न्यायाधीश भी थे, जो फिर क्या हो गए? तो वे पहले मुख्य न्यायाधीश बन गए। याद रखेंगे, वे पहले मुख्य न्यायाधीश किसके बन गए? तो सर्वोच्च न्यायालय के, क्योंकि उस समय 28 जनवरी 1950 ईस्वी को वह संघीय न्यायालय किसमें परिवर्तित कर दिया गया? भारत के सुप्रीम कोर्ट के रूप में। तो इम्पोर्टेंट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? हरिलाल जे कनिया। याद रखेंगे। और ये संघीय न्यायालय के चौथे और अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे, क्योंकि 28 जनवरी 1950 ईस्वी को संघीय न्यायालय बंद हो गया और फिर वह सर्वोच्च न्यायालय में परिवर्तित हो गया। याद रखेंगे, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो वर्तमान में बात की जाए कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय अर्थात उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो ये शरद अरविंद बोबड़े नहीं हैं। ये पहले 47वें थे, अब बदल चुके हैं। तो याद रखेंगे कि शरद अरविंद बोबड़े नहीं हैं, उनका नाम है NV रमन्ना। NV रमन्ना।
नवलाधिपति रमन्ना नाम है उनका। तो वर्तमान में ये 48वें चीफ जस्टिस हैं। तो भारत के वर्तमान में यदि पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है, तो उनका नाम है एन.वी. रमन्ना। याद रखेंगे, दक्षिण भारत के हैं एन.वी. रमन्ना, और ये भारत के 48वें हैं, 48 भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके पहले जो 47वें थे वे थे शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े 47वें नंबर के थे, लेकिन हाल फिलहाल में ये बदल चुके हैं। तो उनके स्थान पर 48वें मुख्य न्यायाधीश बन गए, भारत के वर्तमान में हैं। उनका नाम है एन.वी. रमन्ना। याद रखेंगे, एन.वी. रमन्ना। शरद अरविंद बोबड़े इसके पहले के थे, 47वें थे। अब वर्तमान में 48वें मुख्य न्यायाधीश हो गए हैं एन.वी. रमन्ना। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। हम लोग लेटेस्ट आंकड़े के साथ पढ़ते जा रहे हैं। एक बात, इंटरेस्टिंग बात याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है, अभी तक कोई भी महिला न्यायाधीश नहीं बनी है सर्वोच्च न्यायालय में। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी महिला न्यायाधीश अभी तक नहीं बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चीफ जस्टिस के रूप में अभी तक कोई भी महिला न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हुई है सर्वोच्च न्यायालय में। याद रखेंगे, 2023 तक कोई भी महिला उम्मीदवार उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नहीं बन सकती, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वरिष्ठता के आधार पर होता है। पर शरद अरविंद बोबड़े की सेवानिवृत्ति के बाद भी कोई महिला वरिष्ठ नहीं है। तो कौन शरद अरविंद बोबड़े के बाद कौन थे वरिष्ठ? तो उनका नाम था एन.वी. रमन्ना, जो वर्तमान में कौन बने हैं? तो भारत के 48वें चीफ जस्टिस बने हैं। इम्पोर्टेंट है। तो 2023 तक, अर्थात तो अभी जो 2022 चल रहा है, तो अगले आने वाले जो समय है 1 साल तक, तो उस समय तक भी कोई महिला न्यायाधीश नहीं बन सकती, क्योंकि वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में अभी क्या है, तो पुरुष ही हैं। तो जैसे कि शरद अरविंद बोबड़े के छोड़ दिए, तो उनके बाद वरिष्ठ थे कौन? एन.वी. रमन्ना। तो एन.वी. रमन्ना शरद अरविंद बोबड़े के सेवानिवृत्ति के बाद ये बने हैं। कौन? एन.वी. रमन्ना। तो इनकी सेवानिवृत्ति के बाद वरिष्ठता के रूप में बने हैं एन.वी. रमन्ना। तो महिला न्यायाधीश कोई भी वरिष्ठ नहीं है, याद रखेंगे। तो 2030 तक भी कोई महिला उम्मीदवार सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नहीं बन सकती, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वरिष्ठता के आधार पर होता है। और शरद अरविंद बोबड़े की सेवानिवृत्ति के बाद कोई महिला वरिष्ठ जो है, इनकी जो शरद अरविंद बोबड़े कब सेवानिवृत्त हुए थे? तो 23 अप्रैल 2021 को। 23 अप्रैल 2021 को। इनके बाद भी कोई महिला वरिष्ठ नहीं है, याद रखेंगे। और उनके बाद वरिष्ठता के आधार पर कौन बने हैं वर्तमान में? एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्ना, याद रखेंगे। तो 2023 तक तो एन.वी. रमन्ना ही रहेंगे। उसके बाद यदि कोई वरिष्ठता पर अगर कोई महिला होंगी तो बन सकती हैं, अन्यथा अभी तो फिलहाल वर्तमान में कोई महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में, चीफ जस्टिस के रूप में नहीं है। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है कि अभी तक कोई भी महिला सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, भी आई है, पूछा गया है। अनुच्छेद 124 में लिखा गया है उच्चतम न्यायालय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल 124 में क्या लिखा गया है? सुप्रीम कोर्ट। तो अनुच्छेद 124 में क्या लिखा गया है? तो सुप्रीम कोर्ट, अर्थात उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो यह एग्जाम में पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा है? तो अनुच्छेद 124 में। इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 124 में लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो इम्पोर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 124 में क्या लिखा गया है? एक अनुच्छेद 124 में लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 124 में लिखा गया है
कि सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। याद रखेंगे कितने उस समय अनुच्छेद 124 में लिखा गया है कि एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। याद रखेंगे अनुच्छेद 124 में यह भी लिखा गया है कि संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। याद रखेंगे तो वर्तमान में तो संसद न्यायाधीशों की संख्या लगभग 34 या 35 हो चुकी है, तो इसे भी हम लोग देख लेंगे कि अनुच्छेद 124 में क्या लिखा गया है कि संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। तो जिस समय संविधान लिखा गया था, तो जब आर्टिकल 124 लिखा गया तो उस समय भारत में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। तो इसी कारण उसमें लिख दिया गया कि एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश आर्टिकल 124 में। साथ ही साथ यह भी जोड़ दिया गया कि 124 में यह भी जोड़ दिया गया कि संसद को यह अधिकार दे दिया गया। किसे अधिकार दिया गया? संसद को। कि संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है। याद रखेंगे जैसा कंडीशन पड़ेगा उसके अनुसार वह बढ़ा सकती है। तो वर्तमान में तो बढ़ गया है, 33 के लगभग हो चुका है। वर्तमान में 3 सदस्य बढ़कर 31 से 33 सदस्य हो गए हैं, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। इम्पोर्टेंट है। तो वर्तमान में 3 सदस्य बढ़कर 31 से 34 सदस्य हो गए हैं, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हो चुके हैं। याद रखेंगे एक चीफ जस्टिस और 33 जो अन्य न्यायाधीश होते हैं वे वर्तमान में है। टोटल कितने? तो पहले 31 थे, 3 सदस्यों की बढ़ोतरी के कारण अब कितनी हो गई है? तो 34 हो गई है। सबसे पहले 1956 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय के 3 सदस्य बढ़े थे और उस समय सदस्यों की संख्या बढ़कर 11 हो गई थी। तो चूंकि एक सदस्य थे मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे, तो कुल मिलाकर कितने थे? 7 और 1 8। लेकिन 1956 ईस्वी में 3 सदस्यों की संख्या और बढ़ोतरी हो गई, तो उसके बाद 8 में 3 बढ़ गए तो कितनी हो गई? 11। 1956 ईस्वी में बढ़कर 11 हो गया, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश थे और 10 अन्य न्यायाधीश थे। तो 1956 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट में सदस्यों की संख्या जो है वह 11 हो गई, एक चीफ जस्टिस और 10 अन्य न्यायाधीश। याद रखेंगे 1960 ईस्वी में दूसरी बार उच्चतम न्यायालय के 3 सदस्य और बढ़ गए और सदस्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 14, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश थे और 13 अन्य न्यायाधीश थे। तो इम्पोर्टेंट है कि दूसरी बार कब बढ़ी? 1960 ईस्वी में। तो मुख्य न्यायाधीशों की सदस्यों की संख्या दूसरी बार कब बढ़ गई? 1960 ईस्वी में, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश और उसके बाद 13 अन्य न्यायाधीश, अर्थात फिर 3 बढ़ गया। 3 बढ़ा था कब? 3 बढ़ा था 1956 ईस्वी में, फिर 1960 ईस्वी में 3 सदस्य और बढ़ गए। तो इस प्रकार बढ़कर कितना हो गया? तो 1960 ईस्वी में बढ़कर 14 हो गया टोटल सदस्य संख्या, एक मुख्य न्यायाधीश और जो 13 थे अन्य न्यायाधीश। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। 1977 ईस्वी में तीसरी बार फिर संख्या में बढ़ोतरी हुआ। 1977 ईस्वी में तीसरी बार उच्चतम न्यायालय के 4 सदस्यों की और बढ़ोतरी हुई। तो अब कितने बढ़ गए? 4 सदस्य, और फिर सदस्यों की संख्या बढ़कर हो गई 18। 14 पहले था, फिर 4 बढ़ गया, अब हो गया 18, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश थे और 17 अन्य न्यायाधीश थे। तो 1977 में उच्चतम न्यायालय के सदस्यों की संख्या में और बढ़ोतरी हुई और कितनी सदस्यों की संख्या बढ़ी? 4, और इस प्रकार सदस्यों की संख्या बढ़कर हो गई 18। याद रखेंगे 18, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश और 17 अन्य न्यायाधीश थे। 1986 ईस्वी में चौथी बार, सारे डेट याद रखेंगे, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि अभी एग्जाम में कौन सा पूछा गया था कि एस.एन. जो आनंद थे, ये भारत के कौन से थे? 1990 ईस्वी में भारत के चीफ जस्टिस थे। यह एग्जाम में पूछ लिया गया था। तो 1990 ईस्वी में एस.एन. जो आनंद थे वे भारत के चीफ जस्टिस थे। तो दिमाग में इसे नोट कर लेंगे, यह भी आजकल एग्जाम में डेट पूछा जा रहा है, डीपली पूछा जा रहा है। तो 1986 ईस्वी में चौथी बार
उच्चतम न्यायालय के सदस्यों की संख्या बढ़ोतरी हुई। इस बार सदस्यों की संख्या 8 बढ़ गई, 8 सदस्यों की संख्या बढ़ी और कुल बढ़कर कितना हो गया, तो 18 8 26 हो गया, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश थे और 25 अन्य न्यायाधीश थे। इम्पोर्टेंट है। तो 1986 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की सदस्यों की संख्या में 8 सदस्यों की बढ़ोतरी हो गई। कितने सदस्य बढ़ गए, तो 8, याद रखेंगे। और 18 से बढ़कर कितना हो गया, तो 26 हो गया, जिसमें कि एक जो है मुख्य न्यायाधीश थे और 25 अन्य न्यायाधीश थे। इम्पोर्टेंट है। और इसी के अंतर्गत जो 1986 के बढ़ोतरी के अंतर्गत 1990 ईस्वी में SN जो आनंद थे, वे भारत के चीफ जस्टिस थे 1990 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट है, जो अभी एग्जाम में पूछा गया था, जिसे कैंसिल कर दिया गया। 2009 में 5वीं बार उच्चतम न्यायालय के सदस्यों की संख्या बढ़कर 31 हो गई, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश थे और 30 अन्य न्यायाधीश थे। फिर 2019 में 3 सदस्यों को बढ़ाकर कितना हो गया, तो 34 हो गया, जो वर्तमान में यही 34 सदस्य हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे कि 2009 में 5वीं बार उच्चतम न्यायालय के सदस्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, तो 31 हो गई, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश थे। याद रखेंगे। फिर 2019 में 3 सदस्य बढ़कर कितने हो गए, तो 34 हो गए, जो वर्तमान में है। हालांकि अभी 5 न्यायाधीशों की जो बात चली थी, उसे भी हम लोग देखेंगे कि शायद उसे जोड़ दिया गया है, तो उसे भी हम लोग अभी देख लेंगे। तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो 34 है। अभी हमने बताया, तो यही आंकड़े वर्तमान में हैं। अब एक चीज़ याद रखेंगे, जिसमें 32 हो गए हैं, 2 रिक्त हो चुके हैं, अर्थात 34 में से जो 2 न्यायाधीश हैं वे रिटायर हो चुके हैं। तो अभी 2 रिक्तियां हो चुकी हैं, 2 रिक्त पद हैं। तो टोटल स्वीकृत पद कितना है न्यायाधीशों की, तो 34 है, जिसमें कि 2 पद रिक्त हो चुका है। और वर्तमान में भारत में 32 ही न्यायाधीश हैं। याद रखेंगे, चीफ जस्टिस को मिलाकर टोटल कितने हैं, तो 32 हैं, 2 रिटायर हो चुके हैं। स्वीकृत पदों की संख्या टोटल 34 है। अब देखिए, तो 2009 में 5वीं बार उच्चतम न्यायालय के सदस्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, तो 31 हो गई, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश थे। और 2019 में 3 सदस्य बढ़कर 34 हो गई, जो वर्तमान में है। और 2022 में 2 न्यायाधीश रिटायर हो चुके हैं। 2 न्यायाधीश क्या हो चुके हैं, तो रिटायर हो चुके हैं। और तो इस स्वीकृत 34 पदों में से अब वर्तमान में केवल कितने पद हैं, तो 32 पद हैं। तो 32 न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में। याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या टोटल है 32। इम्पॉर्टेंट है। तो स्वीकृत पद 34, लेकिन वर्तमान में अभी कितने हैं, 32 हैं। सारे आंकड़े लेटेस्ट हैं, याद रखेंगे। अनुच्छेद संसद साधारण बहुमत के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के सदस्यों की संख्या बढ़ाती है। तो संसद साधारण बहुमत के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सदस्यों की संख्या बढ़ाती है। तो इसके लिए कोई विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मुख्य न्यायाधीश को बढ़ाना है, सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे न्यायाधीश होते हैं उनको बढ़ाना है, तो उसके लिए कोई विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं पड़ती। संसद को यह अधिकार प्राप्त है, वह साधारण बहुमत के आधार पर ही उसके सदस्यों की संख्या आसानी से बढ़ा देती है। संसद साधारण बहुमत के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सदस्यों की संख्या बढ़ाती है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता का वर्णन है। तो अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता का भी वर्णन है। इम्पोर्टेंट है। अब क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये चीज़ तो सब में कॉमन है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम पिछले 5 वर्षों से न्यायाधीश हों, या फिर भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों से उन्होंने वकालत किया हो।
तो सुप्रीम कोर्ट का यदि न्यायाधीश बनना है तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के कि भारत के किसी भी हाई कोर्ट में लगातार 5 बरस या फिर अन्य मिलाकर 5 बरस तक न्यायाधीश के पद पर सेवा दिया जाना चाहिए, या फिर 10 बरस तक भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में 10 बरस तक वकील के रूप में क्या किया जाना चाहिए, तो सेवा दिया जाना चाहिए। तो 10 बरस तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में वकील के रूप में वकालत किया होना चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट के या फिर भारत के किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में 5 बरस का सेवा होना चाहिए। तो न्यायाधीश के रूप में 5 बरस का सेवा या वकील के रूप में कितना बरस का सेवा, तो 10 बरस का सेवा होना चाहिए। ये किसमें, तो भारत के कहीं के किसी भी हाई कोर्ट के अंदर में यह सेवा होना चाहिए। तो ये तभी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार हो, तो राष्ट्रपति के नज़र में कानून के अच्छे जानकार ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं, याद रखेंगे। तो ये सभी योग्यताएं हैं। तो जनरली ये पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो उच्च न्यायालय में, भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में कितने बरस का सेवा दिया जाना चाहिए, तो न्यायाधीश के रूप में 5 बरस और वकील के रूप में बैरिस्टर के रूप में कितना, 10 बरस का सेवा होना चाहिए। अब है कि राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार है। राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार वाली परिस्थिति से आज तक कोई भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बन सका। तो राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार वाली परिस्थिति से आज तक कोई भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बना है। अर्थात ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति की नज़र में है कि कानून का अच्छा जानकार है तो वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, याद रखेंगे। तो राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार वाली परिस्थिति से आज तक कोई भी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बना है। जो भी बने हैं वे सारे योग्यता को फॉलो करके, अर्थात वे किसी भी भारत के उच्च न्यायालय के अंदर में या तो न्यायाधीश के रूप में 5 बरस की सेवा दिए हैं या फिर वकील के रूप में उन्होंने 10 बरस का वकालत किया, तभी जाकर वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं। अभी तक कोई भी राष्ट्रपति की नज़र में जो कानून का अच्छा जानकार है, इस योग्यता को धारण करके वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं बना। भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम पिछले 5 वर्षों से न्यायाधीश हो, इस माध्यम से आज तक सबसे ज़्यादा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने। जबकि भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों से वकालत कर रहा है, तो इस माध्यम से 8 भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने, याद रखेंगे। तो अभी तक जितने सारे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं वे इसी योग्यता को लेकर बने हैं कि वे कहीं ना कहीं 5 बरस या 5 बरस से ज़्यादा न्यायाधीश के रूप में वे सेवा दे चुके थे भारत के किसी भी सुप्रीम कोर्ट के, किसी भी हाई कोर्ट के अंदर में। लेकिन 8 बार जो है वे 10 वकील के रूप में डायरेक्ट बने हैं जो भारत के न्यायाधीश के रूप में। तो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं केवल 8, जो कि भारत के उच्च न्यायालय में उन्होंने न्यायाधीश के रूप में सेवा नहीं दिया, लेकिन लगातार 10 वर्षों की वकालत के बाद वे भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं, याद रखेंगे। तो भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम पिछले 5 वर्षों में न्यायाधीश हो, इस माध्यम से आज तक सबसे ज़्यादा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं। जबकि भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों से वकालत कर रहा हो, इस माध्यम से भारत के 8 जो व्यक्ति हैं वे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं। सर्वमित्रा सिकरी 10 वर्षों की वकालत के बाद सबसे पहले व्यक्ति थे जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने थे। तो डायरेक्ट वकील से 10 वर्षों की वकालत की सेवा के बाद डायरेक्ट वकील से भारत के न्यायाधीश कौन बने थे, तो भारत के न्यायाधीश बने थे, उनका नाम था सर्वमित्रा सिकरी।
याद रखेंगे, सर्वमित्रा सिकरी ये भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नहीं थे। ये वकालत से ही डायरेक्ट क्या बने थे, तो वकील से डायरेक्ट ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने थे। इनका नाम था सर्वमित्रा सिकरी। सबसे पहले व्यक्ति थे जो 10 वर्षों की वकालत के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने थे, न्यायाधीश बने थे। 2018 में इंदु मल्होत्रा उच्चतम न्यायालय में 10 वर्ष की वकालत के बाद सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी। तो इम्पोर्टेंट है कि 2018 में इंदु मल्होत्रा उच्चतम न्यायालय में 10 वर्ष की वकालत के बाद सीधे तौर पर उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी। तो ये इंदु मल्होत्रा 2018 में उच्च न्यायालय की वकील थी, जो लगातार 10 वर्ष की वकालत के बाद डायरेक्ट तौर पे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी। मीरा साहिब फातिमा बीबी भारत की पहली महिला थी जो भारत की उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी। मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश बनी थी, याद रखेंगे। तो अभी तक तो भारत में कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट की कोई भी महिला सदस्य मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी, चीफ जस्टिस नहीं बनी है, लेकिन न्यायाधीश के रूप में बनी थी। कौन? भारत की पहली न्यायाधीश कौन है सुप्रीम कोर्ट की? मीरा साहिब फातिमा बीबी। याद रखेंगे, मीरा साहिब फातिमा बीबी ये भारत की पहली महिला थी जो भारत के उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी। तो नाम याद रखेंगे, मीरा साहिब फातिमा बीबी। फातिमा बीबी। आजकल एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी घुमा फिरा कर पूछ लिए जाते हैं। तो भारत की जो उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? मीरा साहिब फातिमा बीबी। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 34 पदों में एक पद खाली है। अभी हमने कितने पद बताया? तो 2 पद खाली है और 32 जो है वो भर चुके हैं। कितने भर चुके हैं? तो 32 भर चुके हैं, जिसमें से 3 महिलाएं हैं, इंदु मल्होत्रा, आर भानुमति और इंदिरा बनर्जी। और ये तीनों क्या हैं? तो न्यायाधीश हैं, तीनों न्यायाधीश हैं, याद रखेंगे। तो वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 34 पदों में से 2 पद खाली हैं। अभी वर्तमान में 2022 में कितने पद खाली हो गए हैं? तो पहले एक पद था 2021 में, लेकिन अभी 2022 में एक और व्यक्ति के रिटायर होने के बाद अब वर्तमान में 2 पद खाली हो गया है। याद रखें, कितने पद? 2 पद। और कुल 32 पद भरा हुआ है, जिसमें से कि 3 महिलाएं हैं, इंदु मल्होत्रा, आर भानुमति और इंदिरा बनर्जी। यही इंदु मल्होत्रा थी जिनका गठन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पंजाब के मैटर में फंसे हुए थे। इनको रोक दिया गया था पंजाब में सुरक्षा कर्मियों के द्वारा। तो उनकी जांच पड़ताल के लिए इन्हीं इंदु मल्होत्रा की नियुक्ति की गई थी, याद रखेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकाल 65 वर्ष अधिकतम होता है और न्यूनतम आयु की कोई सीमा नहीं है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 124 में है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल कितना होता है? तो इसके सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 65 वर्ष होता है। अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं कितने वर्ष में रिटायर होते हैं? तो 65 वर्ष में, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या फिर अन्य जस्टिस हो। तो सुप्रीम कोर्ट के सदस्यों की कार्यकाल कितनी वर्ष की होती है? अधिकतम 6 वर्ष। याद रखेंगे, अधिकतम 6 वर्ष का 65 वर्ष तक। अगर अर्थात वे कितने वर्ष में रिटायर होते हैं? तो 65 वर्ष में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और न्यूनतम आयु की कोई सीमा नहीं है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 124 में। तो न्यूनतम आयु की कोई सीमा नहीं है, लेकिन उनके रिटायरमेंट की आयु है 65 वर्ष। तो अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक ही वे सेवा रहेंगे, उसके बाद वे सेवानिवृत्त हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे वो अन्य न्यायाधीश हो। तो इम्पॉर्टेंट है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 65 वर्ष, अर्थात रिटायरमेंट का उम्र 65 वर्ष होता है, जिसका वर्णन आर्टिकल 124 में है, 124 में है।
अनुच्छेद 124 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद ही न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश से जरूर सलाह लेते हैं। तो अनुच्छेद 124 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 124 में लिखा गया है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश से वे सलाह जरूर लेते हैं। याद रखेंगे, 1950 से 1993 ईस्वी तक राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्ति होती थी। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते थे उनकी नियुक्ति 1950 से 1993 ईस्वी तक मंत्रिपरिषद के सलाह पर होती थी। याद रखेंगे, यह भी पूछा गया फैक्ट है कि मंत्रिपरिषद के सलाह पर जो मुख्य न्यायाधीश होते थे उनकी नियुक्ति कब तक हुई? तो 1950 से 1993 ईस्वी तक, अर्थात 43 वर्ष। 1993 से लेकर आज तक न्यायाधीशों की नियुक्ति किस पद्धति के द्वारा होती है? तो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होती है, कॉलेजियम पद्धति के द्वारा होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है इस कॉलेजियम पद्धति में कितने मेंबर होते हैं? तो 5 मेंबर। हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आधार पर होती है? तो कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर, कॉलेजियम पद्धति के आधार पर। अब यह कॉलेजियम पद्धति क्या है तो उसे हम लोग देखें तो इस कॉलेजियम पद्धति के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीशों के द्वारा ही होती है। याद रखेंगे, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति उसके अंदर में ही न्यायाधीशों के द्वारा होती है, जिसका वर्णन किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। इसका वर्णन जो है, या कॉलेजियम सिस्टम जो है, ये इसका वर्णन किसी भी आर्टिकल में नहीं है। भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इसका वर्णन नहीं है। याद रखेंगे, कॉलेजियम पद्धति को उच्चतम न्यायालय ने बनाया है। कॉलेजियम पद्धति को सुप्रीम कोर्ट ने ही बनाया है, जिसका भारतीय संविधान में कहीं पर उल्लेख नहीं है। ये अपने में से जो सुप्रीम कोर्ट है अपने ही एक न्यायाधीशों के चुनाव के लिए एक सिस्टम बना दिया। 5 सदस्यों का एक पैनल बनाते हैं और उसी में से एक चीफ जस्टिस और एक वरिष्ठ न्यायाधीश, इन सब की नियुक्ति कर ली जाती है। तो जिसे कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं, कॉलेजियम पद्धति कहते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति उसी के अंदर में न्यायाधीशों के द्वारा होती है, जिसका वर्णन किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इस कॉलेजियम पद्धति का वर्णन नहीं है। कॉलेजियम पद्धति को उच्चतम न्यायालय ने बनाया है, जिसका भारतीय संविधान में कहीं पर उल्लेख नहीं है। कॉलेजियम पद्धति में 5 सदस्य होते हैं, एक भारत के मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। याद रखेंगे, तो इस कॉलेजियम पद्धति में 5 सदस्य होते हैं। एक तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो चीफ जस्टिस होते हैं, और उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। अर्थात कुल मिलाकर 1+4 यानी 1 जो हो गया वह चीफ जस्टिस और बाकी 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। और ये 5 सर्वोच्च न्यायालय के ही न्यायाधीश होते हैं। याद रखेंगे, तो कुल 5 सदस्यों का पैनल होता है और सभी न्यायाधीश मिलकर एक मुख्य न्यायाधीश का चुनाव कर लेते हैं, और जो उसमें 4 वरिष्ठ होते हैं उन 4 वरिष्ठ उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ सदस्यों का भी चुनाव कर लेते हैं, और यही कहा जाता है कॉलेजियम पद्धति। कॉलेजियम पद्धति एक परामर्श समिति है। याद रखेंगे, यह कैसा समिति है? सलाहकारी समिति है, परामर्श देता है, जिसे राष्ट्रपति को न्यायाधीश नियुक्त करने की सलाह या परामर्श देंगे। तो कॉलेजियम पद्धति एक परामर्श पद्धति समिति है और जिसे राष्ट्रपति को न्यायाधीश नियुक्त करने की सलाह या परामर्श देते हैं। याद रखेंगे कि जिसे राष्ट्रपति को न्यायाधीश नियुक्ति करने की सलाह या परामर्श देते हैं, तो इन्हें ही राष्ट्रपति को सलाह दिया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति सलाह देते हैं इन्हीं में से एक मुख्य न्यायाधीश के चुनाव करने का। तो यह एकमात्र परामर्श समिति है। राष्ट्रपति उसे न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति करेंगे। तो यह कॉलेजियम सिस्टम
जिसे ही मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति करने की सलाह देगा तो राष्ट्रपति क्या करेंगे कि उसे ही न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति को उन्हीं को नियुक्त करना है, याद रखेंगे, राष्ट्रपति को इन्हीं को नियुक्त करना है जो इस पैनल में से न्यायाधीशों के द्वारा भेज दिया जाएगा राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति उन्हीं को नियुक्त करना है, याद रखेंगे, उसी व्यक्ति को ही नियुक्त करेंगे। राष्ट्रपति बस केवल पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, राष्ट्रपति केवल पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पर कॉलेजियम सिस्टम के सदस्य उसी को न्यायाधीश नियुक्ति करने का सलाह देते हैं और तब भी उसी को राष्ट्रपति न्यायाधीश नियुक्त करेगा, याद रखेंगे। अर्थात ये जो कॉलेजियम पद्धति है, कॉलेजियम सिस्टम है, जिस व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर देंगे और उसके उस व्यक्ति का जो लिस्ट में उस व्यक्ति का लिस्ट राष्ट्रपति के पास भेज देंगे तो राष्ट्रपति को उन्हीं को नियुक्त करना है न्यायाधीश के रूप में, याद रखेंगे। और राष्ट्रपति केवल पुनर्विचार के लिए भेज सकता है कि लेकिन उसको कैंसिल नहीं कर सकता। यदि पुनर्विचार के लिए भेजेगा तो हो सकता है कि जो यह कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम के मेंबर हैं, वे इस पर विचार करेंगे और उनकी जगह कोई अन्य को नामित करके भेजेंगे। लेकिन राष्ट्रपति को उन्हीं को नियुक्त करना है जो इस कॉलेजियम पद्धति के मेंबर भेजेंगे राष्ट्रपति के पास नामित न्यायाधीश के रूप में। तो उसके अलावा किसी और न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति को नहीं करना है। तो एक चीज़ तो याद हो गया होगा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट का, तो यह राष्ट्रपति के हाथों में है। यह हम लोग राष्ट्रपति का जब पढ़ रहे थे तो यह चीज़ हम लोग पढ़ भी चुके हैं। अब है कि 1982 ईस्वी में एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ केस आया था, जिसे फर्स्ट जजेज केस कहा जाता है या न्यायाधीश स्थानांतरण मुकदमा भी कहा जाता है। तो 1982 ईस्वी में एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ केस आया सुप्रीम कोर्ट में, जिसे फर्स्ट जजेज केस या न्यायाधीश स्थानांतरण मुकदमा कहा जाता है, याद रखेंगे, प्रथम न्यायाधीश मुकदमा। इसमें क्या था कि जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति ने बहुत सारे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों अर्थात जजों का तबादला कर दिया, लेकिन उन्होंने इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श भी नहीं लिया। तब इसके विरुद्ध एसपी गुप्ता नाम के एक न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय में केस कर दिया और उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति का ये प्रक्रिया गलत ठहरा दिया और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जो प्रक्रिया थी उसको भी उसने गलत ठहरा दिया। लेकिन इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं की और न्यायाधीशों की यह नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वह 10 वर्षों तक चलती रही। तो याद रखेंगे 1982 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट के ही एक न्यायाधीश जिनका नाम था एसपी, सुप्रीम कोर्ट के ही एक न्यायाधीश थे जिनका नाम था एसपी गुप्ता। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल कर दिया था, एक केस दायर कर दिया गया था, मुकदमा दायर कर दिया। क्या था कि 1982 ईस्वी में एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ केस आया, जिसे फर्स्ट जज केस या न्यायाधीश स्थानांतरण मुकदमा कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि फर्स्ट जज केस किसे कहा जाता है। 1982 ईस्वी का एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ मामला, जिसे न्यायाधीश स्थानांतरण मुकदमा भी कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति ने बहुत सारे उच्च न्यायालय के बहुत सारे न्यायाधीशों अर्थात जजों का तबादला कर दिया था, ट्रांसफ़र कर दिया था। लेकिन उन्होंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श भी नहीं लिया था। तो तबादला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से भी उन्होंने क्या किया था, तो परामर्श नहीं लिया था। तब इसके विरुद्ध एसपी गुप्ता नाम के एक न्यायाधीश ने इनका भी ट्रांसफ़र हुआ था, तो सर्वोच्च न्यायालय में केस कर दिया और उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति का यह प्रक्रिया गलत ठहरा दिया कि आप डायरेक्ट कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना सुप्रीम कोर्ट के सलाह के आधार पर। तो राष्ट्रपति का इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहरा दिया और राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को भी उसने क्या कर दिया, गलत ठहरा दिया, याद रखेंगे। लेकिन इसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय ने कोई कार्रवाई नहीं किया और न्यायाधीशों की यह नियुक्ति 10 वर्षों तक चलती रही। लेकिन इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया और यही प्रक्रिया से लगातार 10 वर्षों तक नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में होता रहा।
लेकिन 1993 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बना भारत संघ केस आया। तो 1993 ईस्वी में एक केस और आया सुप्रीम कोर्ट में, इसका नाम था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स। एडवोकेट्स अर्थात जो वकील होते हैं उन्हें एडवोकेट्स कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ केस आया, जिसे सेकंड जज केस अर्थात द्वितीय न्यायाधीश मुकदमा कहते हैं। द्वितीय न्यायाधीश मुकदमा, फर्स्ट न्यायाधीश मुकदमा 1982 ईस्वी और द्वितीय न्यायाधीश मुकदमा 1993 ईस्वी, जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के वकीलों का एक समूह, जिसे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, उन्होंने भारत संघ के विरुद्ध एक मुकदमा दायर कर दिया। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में, जिसके अंतर्गत उन्होंने न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को गलत ठहरा दिया। तब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने 5 जजों की एक संविधान सभा का गठन किया और उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। क्या फैसला सुनाया? कि अब से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति से होगी। याद रखेंगे। और भारत संघ के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को इसने गलत ठहरा दिया और इस प्रकार 1993 ईस्वी से कॉलेजियम पद्धति की स्थापना हो गई। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे कि कॉलेजियम पद्धति की शुरुआत कब से हुई? 1993 ईस्वी से, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। कि जो 1993 ईस्वी में जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामला आया, तो जिसे हम लोग सेकंड जज केस अर्थात दूसरा न्यायाधीश मुकदमा कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आया, तो इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के वकीलों का एक समूह, जिसे क्या कहते थे? तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, उस समूह का नाम था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। उसने भारत संघ के खिलाफ क्या कर दिया? तो एक मुकदमा दायर कर दिया, जिसके अंतर्गत उन्होंने न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को क्या कर दिया? तो गलत ठहरा दिया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने 5 जजों की अर्थात 5 न्यायाधीशों की एक संविधान सभा का गठन कर दिया, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश थे और 4 अन्य न्यायाधीश थे। तब इसके लिए इस निर्णय में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इसमें ने कहा गया कि यह जो न्यायाधीशों की नियुक्ति थी उसे इसने गलत ठहरा दिया। सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को क्या कर दिया? तो गलत ठहरा दिया, याद रखेंगे। और तभी से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति से होने लगी। तो इसे ही उसने क्या नाम रख दिया सुप्रीम कोर्ट ने? तो कॉलेजियम सिस्टम नाम रख दिया, कॉलेजियम पद्धति नाम रख दिया। यह जो 5 जजों का पैनल था, इसी को क्या नाम रख दिया? तो कॉलेजियम पद्धति। और उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब से न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आधार पर होगी? तो कॉलेजियम सिस्टम से आधार पर होगी, कॉलेजियम पद्धति से होगी। और भारत संघ के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को इसने गलत ठहरा दिया और इस प्रकार 1993 ईस्वी से कॉलेजियम पद्धति की स्थापना हुई, याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यह भी पूछा जाता है कि कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत कब हुई? तो 1993 में, 1993 में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो कॉलेजियम पद्धति के अंतर्गत, कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत एक भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो कॉलेजियम पद्धति के अंतर्गत एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं, याद रखेंगे। तो कॉलेजियम पद्धति के अंतर्गत जो अध्यक्ष होता है वह भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, याद रखेंगे। तो कॉलेजियम पद्धति के अंतर्गत जो मेन अध्यक्ष होता है वह भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। और कॉलेजियम पद्धति के आने के बाद
और कॉलेजियम पद्धति के आने के बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया मंत्री परिषद के हाथों से हट गई। तो मंत्री परिषद क्या करते थे, जिसको चाहते थे उसे नियुक्त कर देते थे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में। तो यह प्रक्रिया हट गई और कॉलेजियम पद्धति आने के बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अब मंत्री परिषद से हट गई और अब कॉलेजियम पद्धति का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। जो चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट के, वही अध्यक्ष होते हैं। 1998 ईस्वी में भारत के वर्तमान राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने अनुच्छेद 143 के तहत, जिसमें सलाहकार क्षेत्राधिकार के तहत परामर्श शब्द के अर्थ पर सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक राष्ट्रपति संदर्भ अर्थात प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जारी कर दिया। अनुच्छेद 143 में क्या वर्णन है कि राष्ट्रपति कोई भी निर्णय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। तो यह सलाह मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि वह सलाह देने के लिए वह बाध्य है। यही 143 में लिखा गया है आर्टिकल में, यह चीज़ हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो 1998 ईस्वी में उस समय भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, तो के.आर. नारायणन थे। तो 1998 ईस्वी में भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तत्कालीन राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन ने। तो उन्होंने अनुच्छेद 143 के तहत, जिसमें सलाहकार क्षेत्राधिकार, उस आर्टिकल 143 में क्या है, तो राष्ट्रपति का सलाहकार क्षेत्राधिकार है, जिसके तहत परामर्श शब्द के अर्थ पर सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक राष्ट्रपति संदर्भ जारी किया गया। तो परामर्श शब्द के अर्थ पर सुप्रीम कोर्ट के लिए एक राष्ट्रपति संदर्भ अर्थात प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जारी कर दिया गया, जिसमें राष्ट्रपति ने कहा कि आप जिसे न्यायाधीश के लिए सिफारिश करते हैं, क्या मुझे अनिवार्य रूप से उसे मानना ही पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, एक बार आप पुनर्विचार कर सकते हैं, पर दोबारा निर्णय वही रहेगा। अगर दोबारा निर्णय वही रहा तो अनिवार्य रूप से आपको मानना पड़ेगा। इस केस को थर्ड जज केस या तृतीय न्यायाधीश मुकदमा कहते हैं। तो याद रखेंगे कि 1998 ईस्वी में यह आर्टिकल 143 का प्रावधान जोड़ा गया और जिसमें एक परामर्श शब्द जोड़ा गया और राष्ट्रपति संदर्भ जारी किया गया अर्थात प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जारी किया गया। इसके अंतर्गत क्या दिया गया, तो एक सलाहकार क्षेत्राधिकार भी दे दिया गया राष्ट्रपति को, अर्थात सुप्रीम कोर्ट को एक सलाहकार क्षेत्राधिकार और राष्ट्रपति को भी यह अधिकार दे दिया गया। उस समय के.आर. नारायणन थे भारत के राष्ट्रपति। तो सुप्रीम कोर्ट ने के.आर. नारायणन को कहा, तो के.आर. नारायणन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि क्या कहा कि आप जिसे न्यायाधीश के नियुक्ति के लिए सिफारिश करते हैं, तो आप जो सलाह देते हैं, तो क्या हमें अनिवार्य रूप से मानना पड़ेगा इस सलाह को। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं। ऐसा जैसे कि मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा के.आर. नारायणन को कि जैसे कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, यह भेज दिया किसके पास, मान कोई रमेश नाम का कोई व्यक्ति है, उसे मुख्य न्यायाधीश बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के पास भेज दिया कि आप रमेश को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट उस समय के.आर. नारायणन ने कहा कि ठीक है, यदि हम रमेश नाम का सिफारिश आपने भेजा है, तो आर्टिकल 143 क्या कहता है, इस आर्टिकल 143 के अंतर्गत क्या हम आपके इस निर्णय को मानने के लिए बाध्य हैं 143 को कि इन्हें ही नियुक्त करना है या फिर नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि नहीं, एक बार आप पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। आपको यदि लगता है कि नहीं, यह रमेश जो है यह न्यायाधीश बनने के योग्य नहीं है, तो एक बार फिर से हमें भेज सकते हैं कि आप पुनर्विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में आप भेज दीजिए कि आप पुनर्विचार कीजिए। तो पुनर्विचार एक बार करेगा, लेकिन पुनर्विचार करने के बाद यदि सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि नहीं, रमेश ही न्यायाधीश बनेंगे, तो फिर आपको तो मानना ही पड़ेगा। याद रखेंगे, अर्थात राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए
भेज सकता है, उसके बाद दोबारा उसको मानना ही पड़ेगा। तो याद रखेंगे, यह बात जोड़ा गया आर्टिकल 143 में, जिसमें सलाहकार क्षेत्राधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को, और इसके लिए राष्ट्रपति संदर्भ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी जारी किया गया। इस याद रखेंगे, और इसको थर्ड जज केस अर्थात तृतीय न्यायाधीश मुकदमा भी कहा जाता है। तृतीय न्यायाधीश मुकदमा कहा जाता है, थर्ड जज केस कहा जाता है। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संवैधानिक सलाह लेता है। तो अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से क्या करता है? संवैधानिक सलाह लेता है। यह सलाह ले लेता है कि क्या हम इनको नियुक्ति कर दें, अन्यथा नहीं करें। तो एक बार वह पूछ लेगा, सलाह ले लेगा, लेकिन जब पुनर्विचार के लिए जब भेजेगा राष्ट्रपति, तो सुप्रीम कोर्ट अगर पुनर्विचार के लिए फिर उसी का नामकरण कर देगा कि नहीं आप इनको न्यायाधीश बनाइए, तो फिर राष्ट्रपति को उनको न्यायाधीश बनाना ही पड़ेगा। अनुच्छेद 2002 ईस्वी में 2002 ईस्वी में उस समय तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। तो उस समय तत्कालीन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने संविधान समीक्षा का आयोग का गठन किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह पूछा गया है कि संविधान समीक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 2002 में। किसके द्वारा? तो उस समय तत्कालीन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। तो उन्होंने संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया। वेरी इंपॉर्टेंट। तो संविधान समीक्षा आयोग का गठन कब हुआ? 2002 में। उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और इस संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो एम.एन. वेंकटचलैया बने। एम.एन. वेंकटचलैया, जो एक खुद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके थे। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कब की बात है? 2002 में। तो उस समय एम.एन. वेंकटचलैया जो कि मुख्य न्यायाधीश थे, उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। किसका? संविधान समीक्षा आयोग का। संविधान समीक्षा आयोग का इसका गठन किसने किया था? तो 2002 में गठन हुआ था इसका। उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने ही इसका गठन किया था, याद रखेंगे। तो 2002 में संविधान समीक्षा आयोग की रिपोर्ट आई। इस संविधान समीक्षा आयोग की जब रिपोर्ट आई 2002 में ही, तो उस रिपोर्ट में इस आयोग ने कहा कि कॉलेजियम पद्धति सही नहीं है। चूँकि एम.एन. वेंकटचलैया भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी थे, तो वे कॉलेजियम पद्धति के अध्यक्ष भी थे। तो उन्होंने रिपोर्ट में कह दिया कि आप कॉलेजियम सिस्टम को हटा करके न्यायिक नियुक्ति आयोग अर्थात जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जैक का गठन कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किस वर्ष इस बात पर पुनर्विचार किया गया था? JAC अर्थात जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के गठन की। तो यह न्यायिक नियुक्ति आयोग कहा जाता है। तो इसके लिए सिफारिश की थी किसने? तो 2002 ईस्वी में जब संविधान समीक्षा आयोग का गठन हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? अध्यक्ष बने थे एम.एन. वेंकटचलैया। तो इन्होंने एक अपने रिपोर्ट में क्या कहा कि चूँकि एम.एन. वेंकटचलैया भारत के उच्च सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश भी थे, और वे कॉलेजियम पद्धति के अध्यक्ष भी रह चुके थे, तो इस कारण उन बात को टाला नहीं जा सकता था। वे मेन थे, वे सर्वोपरि थे। तो इसी कारण उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा कि आप कॉलेजियम पद्धति को हटाकर न्यायिक नियुक्ति आयोग अर्थात जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन JAC ले आइए, जिसमें सरकार के सदस्य भी रहेंगे और सर्वोच्च न्यायालय के सदस्य भी रहेंगे। पर 10 साल यानी कि 2012 तक इस पर कोई विचार या चर्चा नहीं हुआ, याद रखेंगे। तो इम्पोर्टेंट है कि जब यह न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन कर दिया गया, जिसमें सरकार के सदस्य भी रहेंगे, उन्होंने कहा सलाह दिया कि न्यायिक नियुक्ति आयोग में सरकार के सदस्य भी रहेंगे और सर्वोच्च न्यायालय के सदस्य भी रहेंगे। लेकिन 2012 तक इस पर कोई पुनर्विचार नहीं हुआ। 2012 तक इस पर कोई किसी प्रकार का इस आयोग के गठन के बारे में विचार नहीं हुआ। लेकिन 2004 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी
2004 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई और 2004 में कांग्रेस की सरकार आई और 2012 तक चली। तब तक न्यायिक न्यायाधीश आयोग की कोई चर्चा नहीं चली। लेकिन जब 2004 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी रिटायर हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार चली गई, तो उसके बाद फिर एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार आई। तो जब कांग्रेस की सरकार आई और यह कांग्रेस की सरकार 2004 से लेकर 2012 तक रही, तो इस सरकार के अंतर्गत, इस समय के अंतर्गत तब भी न्यायिक नियुक्ति आयोग की कोई चर्चा नहीं चली। तो इस समय के अंतर्गत न्यायिक नियुक्ति आयोग की किसी प्रकार की चर्चा नहीं चली। 2013 में कांग्रेस की मनमोहन की सरकार में न्यायिक नियुक्ति आयोग अर्थात जेएसी के गठन के लिए एक संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में लाया गया, पर यह विधेयक पास नहीं हुआ। याद रखेंगे। तो वर्ष 2013 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी और भारत के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो 2013 में कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार में न्यायिक नियुक्ति आयोग अर्थात जेएसी के गठन करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक क्या किया गया? तो पेश किया गया। यह कहाँ पे पेश किया गया? तो लोकसभा में। और यह विधेयक लेकिन कभी पास हुआ ही नहीं। जब इसे लोकसभा के पटल पर रखा गया तो लोकसभा के बाद यह न तो राज्यसभा से पारित हुआ और न ही राष्ट्रपति से। तो इस प्रकार यह विधेयक पारित नहीं हुआ। 2014 में कांग्रेस की सरकार चली गई और भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार आई और 2014 में 12 अगस्त को न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन के लिए एक संविधान संशोधन विधेयक ला दिया गया। याद रखेंगे। और यह लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास हुआ, अर्थात 50% से भी अधिक की विधानसभाओं से भी यह सर्वसम्मत से पास हो गया। और इस प्रकार संविधान में 99वां संविधान संशोधन लागू हो गया। यह 99वां संविधान संशोधन क्या था? 99। तो यह था सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो 2014 में जब कांग्रेस की सरकार चली गई और उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो उनकी पहली बार सरकार आई और 2014 में 12 अगस्त को न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। तो कब लाया गया? 12 अगस्त को। याद रखेंगे, 12 अगस्त 2014 को। और न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन के लिए एक संविधान संशोधन विधेयक लाया गया और यह लोकसभा में भी क्या हो गया? तो पास हो गया। तो यह न्यायिक नियुक्ति आयोग लोकसभा से क्या हो गया? पास हो गया। और 2/3 बहुमत से भी राज्यसभा से भी पास हो गया, अर्थात 50% से एक अधिक सदस्यों की संख्या से भी यह क्या हो गया? तो पास हो गया। साथ ही साथ यह विधानसभाओं से भी सर्वसम्मति से पास हो गया। तो लोकसभा से भी पास हो गया 50% +1 सदस्यों से, अर्थात 2/3 बहुमत से भी यह पास हो गया। साथ ही साथ विधानसभाओं से भी यह सर्वसम्मति से पास हो गया। और इस प्रकार भारत के संविधान में 99वां संविधान संशोधन लागू हो गया। कौन? 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से संबंधित। 2014 में न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन हो गया, जो सर्वसम्मति से लोकसभा और राज्यसभा से भी पास हो गया। याद रखेंगे। तो 2014 ईस्वी में न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन हुआ, जो सर्वसम्मति से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो गया। लेकिन राज्यसभा से केवल राम जेठमलानी ने ही विरोध किया। याद रखेंगे। लेकिन राज्यसभा में यह पास करने के लिए केवल किसने विरोध किया था? तो राम जेठमलानी ने। याद रखेंगे, राम जेठमलानी जो एक न्यायाधीश भी थे। 99वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 124 में जोड़ा गया। तो 99वें संविधान संशोधन के तहत
अनुच्छेद 124 में 3 बातें जोड़ी गई। पहला तो बात जोड़ दिया गया आर्टिकल 124A, दूसरा जोड़ा गया 124B और तीसरा 124C। तो 99वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 124 में 3 अनुच्छेद जोड़ दिए गए। 3 अनुच्छेद जोड़ दिए गए, एक अनुच्छेद 124 का A, दूसरा अनुच्छेद 124 का B और तीसरा अनुच्छेद 124 का C जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 124 के A में लिखा गया था कि NJAC अर्थात नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1924 में क्या लिखा गया था, NAC अर्थात नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना होगी। अनुच्छेद 124 के तहत JAC में N का मतलब नेशनल जोड़ा गया, यानी कि न्यायिक नियुक्ति आयोग। न्यायिक नियुक्ति आयोग को अब क्या कर दिया गया, तो न्यायिक नियुक्ति आयोग कर दिया गया। तो याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कर दिया गया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कर दिया गया। कब? इसका नाम बदल के कर दिया गया अनुच्छेद 124 के तहत। इम्पॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 124 के A में JAC में N शब्द जोड़ दिया गया। N का मतलब नेशनल, यानी कि न्यायिक नियुक्ति आयोग को अब क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कर दिया गया। याद रखेंगे, राष्ट्रीय अर्थात राज्यों के अंतर्गत में भी इसका गठन होने लगा। अनुच्छेद 124 में B में लिखा गया है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का कार्य। अनुच्छेद 124 के B में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के कार्यों के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 124B के अनुसार राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की नियुक्ति करेगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, साथ ही साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला भी करेगा, ट्रांसफ़र भी करेगा। तो अनुच्छेद 124B में क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति का वह आयोग का गठन करेगा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करेगा तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करेगा। याद रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करेगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करेगा, साथ ही साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला भी करेगा, ट्रांसफ़र भी करेगा। इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अनुच्छेद 124A के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना 99वें संविधान संशोधन के तहत हुआ। तो इसकी जो स्थापना हुई न्यायिक नियुक्ति आयोग की, इसका जो गठन किया गया, कब किया गया, तो अभी हमने बताया 124A के तहत। तो इसमें एक 99वां संविधान संशोधन के तहत हुआ। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 124C में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 124C में लिखा गया है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में कानून बनाने का अधिकार। तो 124C में लिखा गया है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में एक कानून बनाने का अधिकार है। अर्थात राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति की आयोग का जो गठन किया जाएगा, उसके संबंध में क्या क्या कानून अपनाना पड़ेगा, क्या क्या नियम अपनाना पड़ेगा, तो इस कानून के बारे में चर्चा है 124C में, अनुच्छेद 124 के C में। अनुच्छेद 124 के C के अनुसार संसद को कानून के संबंध में कोई बनाना है तो वह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति के तहत ही बनाई जाएगी। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 124C के अनुसार यदि संसद को कानून बनाने के संबंध में संबंध में कोई कानून बनता है तो वह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के तहत ही बनाई जाएगी। इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 124A में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के सदस्यों की चर्चा है। तो अनुच्छेद 124A में किसकी चर्चा है? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के सदस्यों की चर्चा है, जिसमें 6 सदस्यों का वर्णन है। जिसमें कितने सदस्यों का वर्णन है? तो कुल 6 सदस्यों का, जिसमें सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनों की भागीदारी हो गई।
तो इसमें सरकार और सर्वोच्च न्यायालय, इसमें दोनों की भागीदारी हो गई। 2015 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ केस, जो कि अभी हमने क्या देखा था, तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ केस का मामला अभी हमने देखा था। इसमें सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स जो थे, यह एक वकीलों का समूह था, तो इसने भारत संघ के विरुद्ध क्या किया था, तो केस किया था। तो इस सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ केस के दौरान यह केस उच्चतम न्यायालय में आया, जिसे क्या कहा जाता है, यूथ जजेज केस भी कहा जाता है। इसे यूथ जजेज केस अर्थात चतुर्थ न्यायाधीश मुकदमा या यंग न्यायाधीश मुकदमा भी कहा जाता है। तो चतुर्थ या यंग न्यायाधीश मुकदमा भी कहा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय को इसकी अगुवाई के लिए एक संविधान पीठ का संगठन करना था। तो याद रखेंगे कि इस फोर्थ जजेज केस के लिए, चतुर्थ न्यायाधीश मुकदमे के लिए सर्वोच्च न्यायालय को इसकी सुनवाई के लिए एक जज केस लिस्ट क्या किया गया, तो जज केस लिस्ट, जिसे चतुर्थ न्यायाधीश मुकदमा भी कहा जाता है, तो इसके लिए एक संविधान पीठ का गठन करना था। याद रखेंगे, संविधान पीठ। इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, तो इसमें भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और कौन कौन, और भारत के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने हिस्सेदारी ली थी, क्योंकि कॉलेजियम पद्धति को हटाने के लिए यह केस आया हुआ था। यह केस क्या आया हुआ था, क्योंकि कॉलेजियम पद्धति को हटाने के लिए यह केस आया था। और ये पांचों न्यायाधीश कॉलेजियम सिस्टम पद्धति के ही क्या थे, तो सदस्य थे। याद रखेंगे। एक सिख न्यायाधीश J.S. कहर की अध्यक्षता में एक संविधान पीठ का गठन हुआ। लेकिन एक सिख न्यायाधीश थे जिनका नाम था J.S. कहर। तो J.S. कहर की अध्यक्षता में एक संविधान पीठ का गठन किया गया, जिन्होंने इस संविधान संशोधन, अर्थात कौन सा संशोधन लागू हुआ था, 99, तो 99वें संविधान संशोधन को ही समाप्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस 99वें संविधान संशोधन को ही क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और उसे असंवैधानिक करार दे दिया गया। उसे कौन सा क्या चीज़ करार दे दिया गया, तो असंवैधानिक, अर्थात यह टर्म संविधान से बाहर का है। याद रखेंगे। पर उस समय भारत के महान्यायवादी मुकुल रोहतगी थे। उस समय भारत के तत्कालीन महान्यायवादी कौन थे, तो मुकुल रोहतगी थे। याद रखेंगे, मुकुल रोहतगी, जिन्होंने सरकार के सामने अपना पक्ष रखा। इन्होंने सरकार के पास अपना पक्ष रखा। क्या पक्ष रखा, और उन्होंने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि संविधान संशोधन को तो चैलेंज नहीं किया जा सकता, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1773 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस के अनुरूप यह निर्णय जारी किया गया है, क्योंकि उस केस में यह निर्णय था कि संविधान में संशोधन होने पर संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो आप तो कह रहे हैं कि संविधान के मूल ढांचे को ही परिवर्तित कर दिया जाए। यह बात कहा सुप्रीम कोर्ट ने। उस समय के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मुकुल रोहतगी थे। तो उन्होंने ही यह फैसला सुनाया कि हमने इसे देखा भी है। 1773 ईस्वी का जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस था, तो इसे हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो उस समय भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो मुकुल रोहतगी थे, जिन्होंने सरकार के सामने अपना पक्ष रखा था। और सरकार के सामने सुप्रीम कोर्ट केशवानंद बनाम केरल राज्य केस के अनुरूप यह निर्णय दिया गया है। क्या निर्णय दिया गया है, क्योंकि उस केस में यह निर्णय था कि संविधान में संशोधन होने पर संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। याद रखेंगे यह बात। तो मुकुल रोहतगी ने अपने सरकार के सामने अपना क्या प्रस्ताव रखा था, यह प्रस्ताव रखा
और उन्होंने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि संविधान संशोधन को तो चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 1773 ईस्वी में जब केशवानंद बनाम केरल राज्य केस आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट कह दिया था कि जब संविधान का संशोधन कीजिए ठीक है, लेकिन उसमें इसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इम्पोर्टेंट है। फिर मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह तो संविधान के ढांचे का कोई उल्लंघन नहीं कर रहा, यह जो है संविधान के ढांचे का कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। तब उच्चतम न्यायालय ने मुकुल रोहतगी से पूछा कि आप न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे करेंगे। तब मुकुल रोहतगी ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के 6 सदस्य बहुमत से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए एक नाम देंगे। किसके पास भेजेंगे? राष्ट्रपति के पास। तो मुख्य न्यायाधीश के लिए राष्ट्रपति के पास एक नाम दिया जाएगा। अगर राष्ट्रपति चाहते हैं तो उसे नियुक्त कर सकते हैं या फिर उनके नियुक्त कर सकते हैं, या चाहें तो एक बार उसे पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं। इम्पोर्टेंट है। तो मुकुल रोहतगी ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के 6 सदस्य बहुमत से आ चुके हैं। तो जब 6 सदस्य बहुमत से आ चुके हैं, तो 6 सदस्य बहुमत से आ चुके हैं, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए एक नाम राष्ट्रपति को भेजेंगे। देखिए फिर से हम लोग इसे समझ लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि जब 99वां संविधान संशोधन को ही क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया था। तो जब 99वें संविधान संशोधन को ही समाप्त कर दिया गया और उसे असंवैधानिक करार दे दिया गया, तो उस समय भारत के महान्यायवादी कौन थे? तो मुकुल रोहतगी थे। तो उस समय भारत के महान्यायवादी मुकुल रोहतगी थे। इन्होंने सरकार के सामने अपना एक पक्ष रखा और कहा, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि संविधान संशोधन को चैलेंज नहीं किया जा सकता। और इस पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 1773 ईस्वी के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस के अनुसार, इस केस के अनुसार यह निर्णय दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो आपका निर्णय है, आप ठीक है, आप कह रहे हैं सही है, लेकिन हम लोगों ने यह जो निर्णय दिया है यह 1773 ईस्वी के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में, तो उस केस में क्या आया था? उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली कह दिया था, इस केरल राज्य भारत संघ केस में, केशवानंद बनाम केरल राज्य केस में, कि आप ठीक है संविधान में संशोधन कीजिए, लेकिन इसके बाद संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। याद रखेंगे। फिर यह बात मुकुल रोहतगी ने कहा। फिर इसके बाद मुकुल रोहतगी ने क्या कहा? मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह तो संविधान के ढांचे का कोई उल्लंघन नहीं है, इससे संविधान के ढांचे का कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा। याद रखेंगे। तब उच्चतम न्यायालय ने मुकुल रोहतगी से पूछा कि आप न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे करेंगे। तब मुकुल रोहतगी ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के 6 सदस्य बहुमत से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए क्या कर सकते हैं? तो हम लोग राष्ट्रपति के पास भेज देंगे। याद रखेंगे। तो इस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के 6 सदस्य बहुमत से, जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के 6 सदस्य हैं, वे सदस्य बहुमत से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए एक क्या देंगे? तो हुक नाम राष्ट्रपति को भेजेंगे। एक नाम भेज देंगे राष्ट्रपति को, इनको आप न्यायाधीश की नियुक्ति कीजिए। अगर राष्ट्रपति चाहें, याद रखेंगे, तो अगर राष्ट्रपति चाहें तो उसे नियुक्त कर सकते हैं, या चाहें तो उसे पुनर्विचार के लिए एक बार भेज सकते हैं। कितनी बार? एक बार। अगर यह नाम राष्ट्रपति वापस भेज देते हैं
तो भी वह नाम राष्ट्रपति के पास जब पूरे 6 सदस्यों की सर्वसम्मति हो जाएगी तो उसके बाद राष्ट्रपति को उन्हें न्यायाधीश बनाना ही पड़ेगा। याद रखेंगे कितने सदस्यों का इसमें सर्वसम्मति होना चाहिए, तो 6 सदस्य इम्पोर्टेंट है। लेकिन यदि वे सर्वसम्मति से पारित कर दिए तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, इम्पोर्टेंट है। इस पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 6 सदस्यों में से एक जो है वह कानून मंत्री है, जो कि एक मंत्री परिषद का हिस्सा है। और अगर राष्ट्रपति ने अगर किसी नाम को वापस भेजा तो इसका मतलब है कि मंत्री परिषद नहीं भेजा है, क्योंकि मंत्री परिषद के सलाह पर ही राष्ट्रपति कार्य करते हैं। यानी कि राष्ट्रपति और मंत्री परिषद नहीं चलाते हैं। याद रखेंगे, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं वे मंत्री परिषद को नहीं चलाते हैं कि वह व्यक्ति न्यायाधीश बने। अगर मंत्री परिषद नहीं चाहते तो कानून मंत्री के नाम न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करने के लिए कभी नहीं जाएगा। याद रखेंगे, और वह व्यक्ति कभी भी न्यायाधीश नहीं बन सकता। इसका मतलब न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी वह सरकार के द्वारा परमानेंट बंद हो गई। याद रखेंगे कि वापस उस व्यक्ति के नाम की सिफारिश के लिए फिर कभी नहीं भेजा जाएगा और वह व्यक्ति कभी भी न्यायाधीश नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार के हाथों में रह गई, जिसे सरकार चाहती उसे ही नियुक्त कर देगी। याद रखेंगे, इसलिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग को असंवैधानिक करार दे दिया गया। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो एक बात याद रखेंगे, इन्होंने कहा कि ठीक है, जब हम सलाह पर काम करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोग मंत्री परिषद की शक्ति को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर यह 6 सदस्यों में से मंत्री परिषद का कोई मेंबर रहेगा तो मंत्री परिषद का जब वह कोई मेंबर रहेगा तो वह क्या कर देगा, तो अपने ही पक्ष के लोगों को न्यायाधीश नियुक्ति करते रहेगा। याद रखेंगे, वह न्यायाधीश कभी भी न्यायाधीश नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो पद्धति है वह सरकार के हाथ में है और सरकार जिसे चाहेगी उसे नियुक्त करेगी। इसलिए राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक करार दे दिया गया। इम्पोर्टेंट है। तो ये तो था हमारा जो न्यायालयिक पद्धति का सबसे ऊपर में है, जिसे हम लोग कहते हैं कौन सा, तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार उच्चतम न्यायालय को हम लोगों ने पूरा डिटेल में देख लिया, एक एक चीज़ बारीकी से हम लोगों ने देख लिया। सुप्रीम कोर्ट के सारे सिद्धांतों को हम लोगों ने देख लिया। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन कौन से हैं, इनके कार्य क्या हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए कमेंट कर बताएं कि यह सेशन कैसा लगा इंडियन पॉलिटी का एक एक चीज़ हम लोग पढ़ लेंगे, कोई भी चीज़ इसमें छूटेगा नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जुड़े रहें हमारे साथ निश्चित तौर पे और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। और एक बात और याद रखेंगे, चूँकि आंसर की जो था वह जारी करने वाले थे, लेकिन आंसर की हम इसलिए नहीं जारी किए क्योंकि आंसर की जारी करके अब क्या फ़ायदा होगा। जो 67 बीपीएससी की पीटी हुआ था, क्योंकि 6 लाख विद्यार्थियों के साथ कुठाराघात हुआ, उनके दिल पे क्या गुजरी होगी वे तो वही जानते होंगे। और जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया उनके लिए तो ठीक था, लेकिन जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया उनके लिए तो दिल पे पत्थर रखने के समान था। और खैर, अभी आयोग ने इसके संबंध में कोई घोषणा जारी नहीं की है, लेकिन एक अखबार के रिपोर्ट में पता चला है कि 3 महीने के बाद ही यह एग्ज़ाम होगा। कम से कम 3 महीना तो लगेगा ही लगेगा। तो ये आयोग पर निर्भर करता है कि कब एग्ज़ाम लेगा। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बड़ा ही दुखद यह फैक्ट है। चाहे सरकार कैसी है, सरकार बिक चुकी है या हमारा आयोग बिक चुका है, तो इसके बारे में सरकार जाने, आयोग जाने। कमीशन का एग्ज़ाम है और इस स्तर से हो रहा है जैसे कि मैट्रिक का एग्ज़ाम हो रहा हो। कहीं पे भी कोई किसी तरह से एग्ज़ाम दे रहा है, किसी से पूछ के लग रहा है, ना कोई एडमिट कार्ड चेकिंग
तो खैर कोई बात नहीं, आगे की तैयारी जारी रखें और अगर मौका मिलेगा तो इसके आंसर की को भी जारी कर लिया जाएगा, ताकि ये चीज़ें आप लोग को यह पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमें कमी रह गया, उसको हम लोग सुधार लेंगे। तो चलिए जुड़े रहे हमारे साथ, और हम लोग इस करंट अफेयर्स को भी सेशन को अब कंटिन्यू करना पड़ेगा, रेगुलर जुड़े रहेंगे। और इंडियन पॉलिटी तो चल ही रहा है, साथ ही साथ एक तरफ और जो हेडमास्टर की तैयारी कर रहे हैं, जो शिक्षक, उनके लिए भी एक है लाइव क्लास चल रहा है शाम में 7 बजे, तो वो भी जुड़े रहेंगे, जिनमें चाइल्ड एप्टीट्यूड, मैथ और कुछ बिहार स्पेशल के बारे में भी चल रहा है। तो जो बीपीएससी और अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी सीजीएल, वे बिहार स्पेशल के लिए वे और मैथ के लिए जुड़ सकते हैं। शाम में 7 बजे का टाइम है, लाइव क्लास जुड़ सकते हैं, उसमें सोल्व कराया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लेकर। तब तक गुड डे, टेक केयर, थैंक यू।